Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at GB Pant University of Agriculture and Technology, पंतनगर उत्तराखंड। आज के लेक्चर में हम बहुत सीखेंगे यूरिया के बारे में। बहुत पॉपुलर फर्टिलाइज़र है, बहुत वाइडली इंडिया में यूज़ किया जा रहा है और कंट्री में भी इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो आज हम इसको बहुत अच्छी स्टडी करेंगे यूरिया की, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यूरिया कैसे बनी, इसकी किस साइंटिस्ट ने इसको बनाया और कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूरिया प्लांट्स में की जाती है, इसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझेंगे। और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो एग्नोमिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और फील्ड में किस तरह से इसका नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, इसको हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। तो ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप इस लेक्चर को पूरा देखिए, क्योंकि यूरिया जो है सबसे कॉमन फर्टिलाइज़र है नाइट्रोजन का, और अगर हम सभी फर्टिलाइज़र में देखें तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो अब जो है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो थोड़ा लॉजिकल होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। तो कुछ चीज़ें जो आएंगी बीच में, उसको हम विद द साइंटिफिक रीजनिंग के साथ समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले समझते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है यूरिया की। देखिए, यूरिया जो सबसे पहले जो इसका सिंथेसिस किया वो था साइंटिस्ट वोलर। उसने लैब में इसको सिंथेसिस किया। एक्चुअली जो यूरिया कंपाउंड है ये नेचर में रहता है और यूरिन में एक नेचुरल कंपाउंड है, चाहे एनिमल यूरिन है चाहे ह्यूमन यूरिन है, उसमें नेचुरल कंपाउंड में रहता है। तो ये हम कह सकते हैं कि नेचर में ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और लेकिन वोलर जो साइंटिस्ट था, इसने 1828 में अमोनियम साइनेट, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है अमोनियम साइनेट NH4OCN, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। इसने इसको हीट किया, गर्म किया लैब में, और हीटिंग करके NH2 इसका रीओरिएंटेशन हुआ इन मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स वही रहे, नंबर वही रहे, ओरिएंटेशन केवल चेंज हुआ और NH2CONH2 कंपाउंड बना। देखिए, नाइट्रोजन, दो एटम नाइट्रोजन के हैं, दो यहां पे भी हैं। हाइड्रोजन के चार हैं, हाइड्रोजन के चार हैं। कार्बन एक है, कार्बन भी एक है। ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन भी एक है। तो ये तो है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। और इसको जब इसने हीट किया तो बना ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड है यूरिया। और अमोनियम साइनेट है इनऑर्गेनिक और ये कंपाउंड है ऑर्गेनिक। सिर्फ देखिए, मॉलिक्यूल्स का रीओरिएंटेशन हुआ है और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी लैब में सिंथेसिस हुए, इसको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया गया। इससे पहले जो वाइटलिज्म की थ्योरी थी, वाइटलिज्म की थ्योरी जो वर्जिलियस ने दी थी, पूछा जाता है कभी कभी वाइटलिज्म, इसके अकॉर्डिंग जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो एनिमल बॉडी में या प्लांट बॉडी में उनका सिंथेसिस होता है। तो जनरली देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग जो बॉडी है वो प्लांट बॉडी है, तो जो लिविंग बॉडी में ही, लिविंग सेल्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस होता है अकॉर्डिंग टू वाइटलिज्म थ्योरी। बट द फर्स्ट टाइम वन ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज सिंथेसाइज्ड इन लैब। तो ये थ्योरी फिर क्या हो गई, फेल हो गई। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका सिंथेसिस लैब में किया है, वो कौन सा है? यूरिया। किसने किया है? वोलर ने किया है। तो आपको कम से कम दो चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि अमोनियम साइनेट से करके किया और वोलर ने किया। ईयर को आप छोड़ भी सकते हैं। तो अब देखिए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं करते हैं। यूरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज नहीं की जाती है, दो इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। द रीजन इज दैट इट इज सिंथेटिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी सिंथेटिक कंपाउंड को यूज नहीं किया जाता है। दिस इज द रीजन दैट यूरिया इज नॉट यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक, अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, तो हम यूरिया क्यों नहीं डालते हैं, जबकि यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ये सिंथेटिक है। इसका सिंथेसिस किया जा रहा है आर्टिफिशियली, प्लांट्स में किया जा रहा है, इंडस्ट्री में किया, मतलब इंडस्ट्री में किया जा रहा है, पौधों के अंदर इसका सिंथेसिस नहीं हो रहा है।
तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टाइम यूरिया कैसे बना, किसने बनाया, किस कंपाउंड से बना, क्या वाइटलिज्म की थ्योरी थी, यूरिया के बनने से वाइटलिज्म की थ्योरी क्यों फेल हो गई, और यूरिया ऑर्गेनिक है तो इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि ये सिंथेटिक, और सिंथेटिक कंपाउंड ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में यूज नहीं किए जाते हैं। इसके बाद देखिए ये जो यूरिया पे काम होना शुरू हुआ, और जर्मनी कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च वर्क शुरू हुआ, और जो 1922 में जर्मनी ने सबसे पहले यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट किया, जर्मनी में हुआ। और उसके बाद 1932 में यूएस में, अमेरिका में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और हमारी कंट्री में ये 1959 में यूरिया स्टार्ट हुआ इंडिया में। और सिंदरी प्लांट में इसका मैन्युफैक्चरिंग की गई फर्स्ट टाइम, जो अब झारखंड में है, सिंदरी प्लांट में। और इस इंडिया में लेकिन जो सबसे पहला जो फर्टिलाइजर था वो था एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट, 1906 में किया गया। दूसरा जो फर्टिलाइजर था वो अमोनियम सल्फेट था। तो पहला एसएसपी था, दूसरा अमोनियम सल्फेट था, तीसरा जो है वो यूरिया था। तो ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फर्टिलाइजर कौन सा था, तो ये हमको पता होना चाहिए कि एसएसपी जो है फर्स्ट कंपाउंड था और अमोनियम सल्फेट दूसरे पे था, और 1959 में इंडिया में यूरिया का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। तो ये हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री थी यूरिया के उसमें। अब इसकी हम अगर मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो देखिए कोई भी फर्टिलाइज़र नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है तो उसमें अमोनिया का प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र बनते हैं उसमें अमोनिया प्रोडक्शन मस्ट है। तो ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है कि नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के लिए किसका प्रोडक्शन करना जरूरी है, चाहे अमोनियम सल्फेट है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, यूरिया है। यूरिया के लिए भी अमोनिया का प्रोडक्शन करना जरूरी है। तो जब अगर मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं किसी भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तो अमोनिया बनाना जरूरी है। और जो अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है वो नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट कराते हैं, तब NH3 दो मॉलिक्यूल अमोनिया के बनते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पढ़ रहे हैं तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया प्रोडक्शन होता है, इसको बोलते हैं हैबर-बॉश प्रोसेस। हैबर-बॉश प्रोसेस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी जर्मनी के साइंटिस्ट थे, हैबर और बॉश, ये दो साइंटिस्ट थे, और जर्मनी में ही देखिए बहुत काम हुआ है यूरिया का। तो सब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। हैबर-बॉश प्रोसेस किससे रिलेटेड है? अमोनिया से रिलेटेड है। और ये देखिए दोनों गैसेज हैं, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती, इस पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। तो अबाउट 200 to 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है, और 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इतना देखिए बहुत हाई टेम्परेचर है, बहुत हाई प्रेशर है, इस पे दोनों रिएक्ट होके अमोनिया गैस बनाते हैं। अब ये जो अमोनिया जो गैस होती है जो बनती है, इसमें कैटलिस्ट रहता है मैग्नेटाइट Fe3O4 प्लस फेरस ऑक्साइड। ये मैग्नेटाइट है Fe3O4, और आयरन के कई कंपाउंड्स रहते हैं। ये फेरस ऑक्साइड है। एक फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3, उसे हेमेटाइट कहते हैं। तो ये मैग्नेटाइट प्लस फेरस ऑक्साइड है, ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट आप जानते होंगे क्या होते हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं। हालांकि रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, उसके रेट को बढ़ा देते हैं। और इसमें जो प्रमोटर है वो मोलिब्डेनम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, प्रमोटर है। ये प्रमोटर क्या होते हैं? ये एंजाइम है या जो कैटलिस्ट है उसको हेल्प करते हैं उसकी एक्टिविटी बढ़ाने में। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो जब कैटलिस्ट की एक्टिविटी बढ़ती है तो रिएक्शन रेट बढ़ जाता है। तो ये जो इक्वेशन मैंने बताई है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और अच्छे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि हैबर-बॉश प्रोसेस में कैटलिस्ट क्या है,
या प्रमोटर कौन सा है या टेम्परेचर पूछा जा सकता है। तो देखिए ये अमोनिया बनी। तो अब हम यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या किसी भी फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो अमोनिया का बनाना बहुत जरूरी है, बिना इसके कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं बनता है, इस बात को याद रखिए। तो यूरिया की बात कर रहे हैं तो हमें अगर यूरिया का प्रोडक्शन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अमोनिया का प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब अमोनिया का प्रोडक्शन कहाँ होगा, नाइट्रोजन से। अब ये नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, इंडस्ट्री में जो बनती है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो होते हैं वो एयर से लेते हैं। 79% जो है एयर में है नाइट्रोजन, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है। एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वेपर भी है, तो पहले एयर को पास कराते हैं कैल्शियम क्लोराइड से ताकि मॉइस्चर निकल जाए, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं ताकि उसकी CO2 एब्जॉर्ब हो जाए, फिर उसकी इम्प्योरिटीज़ अलग करते हैं, फिर उसको कंप्रेस करते हैं एयर को, फिर उसको एक्सपेंड करते हैं। जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन से क्या होता है, जब हमने कंप्रेस कर रखा है तुरंत एक्सपेंड करते हैं तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है, बहुत जल्दी फॉल होता है, टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो कंप्रेशन करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, फिर एक्सपेंड करते हैं, तो इसमें टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। तो जो नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है -180 -190 पे जब पहुंचता है तो दोनों लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी। फिर उनका अब दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है, नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को। तो ये एयर से यूज़ की जाती है नाइट्रोजन। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये जो इसका सोर्स है हाइड्रोकार्बन्स से मेनली यूज़ किया जाता है, और हाइड्रोकार्बन में जनरली जो नेचुरल गैस है उसको यूज़ करते हैं। नेचुरल गैस में हाइड्रोजन रहता है उसको यूज़ कर लेते हैं, जनरली इसको यूज़ करते हैं। नहीं तो दूसरी जो गैसेज हैं LPG से भी इसको यूज़ कर लिया जाता है, और नहीं तो वाटर से, वाटर की इलेक्ट्रोलाइटिक स्प्लिटिंग करके इसको यूज़ किया जाता है, या कोक ओवन गैस जो होती हैं उसमें करीब 55% हाइड्रोजन गैस होती है, इसको यूज़ कर लिया जाता है। या रिफाइनरी गैसेस जो होती हैं, रिफाइनरी गैसेस में जो है 90% तक हाइड्रोजन गैस होती है, इसको भी यूज़ किया जाता है। और वाटर गैस को भी यूज़ किया जाता है, जो CO+H2 का कॉम्बिनेशन है, वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, इससे भी इसको प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन जो जनरली जो यूज़ कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, नेचुरल गैस को से हाइड्रोजन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो यही है, अमोनिया का प्रोडक्शन करना। अब ये जब अमोनिया प्रोड्यूस होती है, अब इसको अलग अलग फर्टिलाइजर के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब इसको यूरिया के लिए बनाने के लिए अमोनिया का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस से करते हैं। और ये जो रिएक्शन है अमोनिया प्लस CO2 का, ये भी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है। तो अमोनिया जो प्रोड्यूस हुई नाइट्रोजन से ऑक्सीजन से, इसका रिएक्शन कराया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तो ये बनाता है NH2 होल ट्वाइस। या ऐसे तो अमोनियम पहले कार्बामेट बनाएगा, मैं लिख देता हूँ इसको पूरा रिएक्शन ताकि आपको याद रहे। अमोनियम कार्बामेट बनता है इससे पहले। किसी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है कि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या होता है यूरिया प्रोडक्शन में, तो इससे बनेगा NH2 COONH4, यह है अमोनियम कार्बामेट। और ये जो रिएक्शन है ये हाई टेम्परेचर पर रहता है, तो इसका जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है अबाउट 175 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर है 170 to 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये इसके टेम्परेचर प्रेशर है, ये बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर है, हालांकि अमोनिया से प्रोडक्शन से कम है। तो ये उसमें पहले अमोनियम कार्बामेट बनता है, फिर अमोनियम कार्बामेट का हीट किया जाता है, इसको उसका डिहाइड्रेशन किया जाता है, मतलब प्लस हीट देंगे इसको तो डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होकर वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है, तो ये बनता है फिर NH2 CONH2 प्लस वाटर। तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये क्या है, यूरिया है। तो इस तरह से जो है इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब जब हम यूरिया सॉइल में डालते हैं तो देखिए यही सेट ऑफ रिएक्शन चलता है। जब हमने यूरिया को सॉइल में डाला, तो वाटर से मिलता है, वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनियम कार्बामेट बनाता है,
और ये अमोनियम कार्बोनेट फिर अमोनियम आयन और कार्बोनेट में टूट जाता है, इसमें नहीं टूटता है क्योंकि इसको करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर चाहिए। तो चूंकि सॉइल में तो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है, तो ये अमोनियम कार्बोनेट अनस्टेबल कंपाउंड है, टूट जाता है और अमोनियम प्लस कार्बोनेट बनाता है, अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, उसमें अमोनियम अलग हो जाता है, कार्बोनेट अलग हो जाता है। तो ये जो है इसका रिएक्शन है यूरिया बनने का। अब देखिए, जो हम फैक्ट्री में जो यूरिया बना रहे हैं, मैं प्लांट इसलिए वर्ड यूज नहीं कर रहा है, तो प्लांट बोला जाता है, कहीं आप प्लांट पौधे से कंफ्यूज ना कर जाएं, इसलिए मैं इसको इंडस्ट्री बोल दे रहा हूं कि जो यूरिया जो बनता है इंडस्ट्री में तो उसमें देखिए वाटर है, तो यूरिया का सॉल्यूशन बनता है और ये जो सॉल्यूशन होता है फिर इसको कंसंट्रेट किया जाता है, उससे थोड़े छोटे छोटे उसके जो है गोल शेप के पैलेट्स बनाए जाते हैं, प्रिल्स बनाई जाती है। तो इसको पहले क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है इसमें, पहले क्रिस्टलाइजेशन में इसका सॉलिडिफिकेशन किया जाता है। तो होता क्या है कि ये ऊपर से जैसे आया सॉल्यूशन आया, इसको सॉल्यूशन को लिया इस तरह से, ये कंसंट्रेटर है जहां से इसको लेके आ रहे हैं कंसंट्रेटर, ये फिर नीचे लाके इसको फिल्टर किया जाता है। यहाँ पे ये फिल्टर है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उतनी डिटेल में जा रहे हैं, हालांकि जब मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत इम्प्योरिटीज इसमें आ जाती हैं। फिल्टर करने के बाद इसको फिर कंसंट्रेटर में लिया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है और कंसंट्रेटर में लेने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सेंट्रीफ्यूज करके जो जब इसको गोल गोल घुमाएंगे तो जो ये सॉलिडिफाई होकर के जो इसके पैलेट्स बने होंगे वो पैलेट्स इधर को आ जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ स्टोर कर लिया जाता है इन पैलेट्स को यहाँ पे, और उसको फिर ड्राई कर लिया जाता है। ड्राई भी यहाँ पे कर देते हैं ताकि मॉइस्चर निकल जाए, और जो इसका लिक्विड बचा मदर लिक्विड उसको फिर यहाँ पे यूज कर दिया जाता है। मदर लिक्विड फिर इधर आकर के इधर में यूज हो जाता है, और नया जो मदर लिक्विड है वो तो यहाँ से दिया ही जाता है। नया जो यूरिया का लिक्विड सॉल्यूशन वो जाएगा, फिल्टर होगा, कंसंट्रेट होगा, सेंट्रीफ्यूज होकर पैलेट्स बनेंगे, और वो फिर जो जिसका सेंट्रीफ्यूज नहीं हो पाया है लिक्विड जो बचा हुआ फिर से उसको रिसाइकिल कर लिया जाता है। तो ये इसका क्रिस्टलाइजेशन हुआ। तो ये क्रिस्टल्स इसके बनने शुरू हो जाएंगे, जो लिक्विड फॉर्म थी वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाएगी। इसके बाद इसकी प्रिलिंग करते हैं, प्रिल्स बनाई जाती हैं, गोलियां बनाई जाती हैं। प्रिलिंग में क्या करते हैं कि एक टॉवर रहता है, ऊंचा सा टॉवर, और इसको जो है जो ये पैलेट्स ये जो बना है क्रिस्टल्स बने, इसको ऊपर टॉवर में पहले मेल्ट कर दिया जाता है। तो जब मेल्ट हो जाता है तो उसको ऊपर से गिराया जाता है। तो देखिए, जब ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई चीज लिक्विड ऊपर से नीचे गिरेगी, मेल्ट हो गई, लिक्विड बन गई है, तो कैसी रिटेन कर लेती है शेप, अपनी राउंड शेप कर लेती है, और नीचे से जो है कोल्ड एयर डाली जाती है ताकि वो ठंडा हो जाए। तो ऊपर से मेल्ट आ रहा है, स्प्रे किया जा रहा है, नीचे से कोल्ड एयर आ रही है, तो नीचे आते आते कैसी शेप हो जाती है इसकी, राउंड शेप हो जाती है। तो पैलेट्स बन जाती हैं, प्रिल बन जाती हैं। तो ये दो प्रोसेस किए जाते हैं, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड में करके इसका क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन करके इसकी प्रिलिंग करी, तो उसमें छोटी छोटी प्रिल्स बनेंगी, गोलियां बनेंगी। इसके बाद इसका ग्रेनुअल्स बनाए जाते हैं। तो ग्रेनुअल्स उसको बोलते हैं ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन थोड़ा सा इसके बड़े साइज के होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, यही जो प्रिलिंग जो कर रहे हैं, जो ऊपर से गिरा रहे हैं, उसको बार बार प्रोसेस को करते हैं। तो एक प्रिल बनता है, उसके ऊपर दूसरी लेयर बन जाती है, तीसरी लेयर बन जाती है, तो क्या बन जाते हैं, ग्रेनुअल्स बन जाते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रेनुलेशन। तो रिपीटेड प्रोसेस रहता है ये। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा कि पहले हमने अमोनिया बनाई, अमोनिया से यूरिया बना, यूरिया सॉल्यूशन बना, यूरिया सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन किया, क्रिस्टलाइजेशन से प्रिलिंग करी, प्रिलिंग से ग्रेनुलेशन किया। तो ये प्रोसेस है यूरिया बनने का। अब इसकी प्रॉपर्टी अगर हम देखें, इसकी डिस्कस करें यूरिया की, इसके हम पहले केमिकल स्ट्रक्चर को देखें तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर है
वो NH2CONH2 है, या ये CO के साथ NH2 ग्रुप इधर जुड़ा है और NH2 ग्रुप इधर जुड़ा है। इस स्ट्रक्चर को समझिए। अगर हम कार्बोनिक एसिड देखें H2CO3 में क्या होता है, CO इधर है और इसको हम लिख सकते हैं जो ये H2CO3 का जो H ये आया, H ये आया, OH इधर कर देता हूं मैं, ये हटा दिया, तो ये बन गया H2CO3 का ये फार्मूला बना। और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है। इसको बोलते हैं हम कार्बोनिक एसिड। बड़ा कॉमन एसिड है जो कि सॉइल में बनता है। रूट रेस्पिरेशन से जब CO2 निकलती है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनता है। ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। अब देखिए, जो ये दो OH ग्रुप हैं वो किससे रिप्लेस हो गए हैं, NH2 ग्रुप से। मतलब दो OH को हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ दो एमाइड आ गए। तो इसको हम बोल सकते हैं डाई एमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। तो इसका क्या नाम हुआ, ये पूछा सकता है, डाई एमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये इसका एक नाम हुआ यूरिया का। और देखिए दूसरा नाम क्या है, जो CO जो ग्रुप है, केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं CO ग्रुप को कार्बोनिल। अब इसमें देखिए, ये कार्बोनिल के साथ NH2 डाई एमाइड हो गए। डाई मतलब दो, NH2 बोलते हैं एमाइड या एमाइन। तो ये बन गया कार्बोनिल डाई एमीन या कार्बोनिल डाई एमाइड, कार्बोनिल डाई एमाइड। तो ये नाम पूछा जा सकता है यूरिया का कि इसका क्या नाम है। और इसका दूसरा नाम भी है कार्बामिमिडिक एसिड, कार्बामिमिडिक एसिड। तो इसके ये 3-4 नाम आपको पता होने चाहिए कि यूरिया के और क्या नाम है। और इसका अगर हम मोलर मास देखें, मोलर मास क्या हुआ, जो इसका हम पूरा जोड़ लें, इसका मास कितना आता है, तो इसको हम ब्रीफ में लिख सकते हैं NH2, इसको सॉरी ऐसे लिख सकते हैं NH2 होल ट्वाइस CO। तो यूरिया को ऐसे लिख सकते हैं, इसका मोलर मास निकाल सकते हैं। N का कितना होता है 14, हाइड्रोजन का 2, अब इसमें 2 लगा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो यह आ जाएगा 60। तो जो मोलर मास है यूरिया का वो है 60 ग्राम पर मोल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किसी एग्जामिनेशन में पूछा सकता है, इसका मोलर मास क्या है। नेचुरल कंडीशन में ये कैसे रहता है, वाइट रहता है, इसकी फॉर्म वाइट है। वाइट इसकी जो प्रिल्स हैं, इसकी गोलियां कैसी रहेंगी, वाइट रहेंगी। दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अगर हम जो यूरिया का जो हम यूरिया फर्टिलाइजर लें और उसको हम सॉल्यूशन बनाएं और उसका पीएच लें, तो इसकी पीएच न्यूट्रल होती है। यूरिया की पीएच न्यूट्रल है, इस बात को ध्यान रखें। यूरिया की पीएच न्यूट्रल के है, ना तो ये एसिडिक है ना ये एल्कलाइन है, लेकिन इसका एसिड इक्विवेलेंट 80 है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि है तो ये न्यूट्रल, लेकिन इसका एसिड इक्विवेलेंट 80 है। तो ये एसिडिटी करता है सॉइल में। सॉइल में क्यों कर रहा है एसिडिटी, देखिए इसका जब हमने वाटर में सॉल्यूशन लिया तो पीएच पे कोई चेंज नहीं आया, ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना एल्कलाइन है। लेकिन जब सॉइल में हम इसको अप्लाई कर देते हैं तो जो ये एसिडिटी इक्विवेलेंट होता है एक्चुअल में फर्टिलाइजर रेजिड्यू के होते हैं। फर्टिलाइजर रेजिड्यू क्या होते हैं कि जब हमने फर्टिलाइजर सॉइल में अप्लाई कर दिया, उसने कुछ केमिकल रिएक्शंस किए। उन केमिकल रिएक्शंस के बाद बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, दूसरे कंपाउंड्स बनते हैं। तो लास्ट में ओवरऑल जो पीएच पे इंपैक्ट आता है वो एसिडिटी रेजिड्यू हो गया, जिसको हम इक्विवेलेंट में मेजर करते हैं। जबकि जब हम वाटर में उसको बना रहे हैं तो इस तरह कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं। तो देखिए यूरिया न्यूट्रल है, लेकिन सॉइल में इसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है वो एसिडिक है। तो ये क्योंकि अमोनियम आयन बनाता है। इसका हाइड्रोलिसिस मैंने आपको बताया था, हाइड्रोलिसिस कैसे होता है, अमोनियम कार्बामेट बनाएगा, हाइड्रोलिसिस होके अमोनियम कार्बामेट के बाद क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट बनाएगा। अमोनियम कार्बोनेट के बाद अमोनियम और कार्बोनेट अलग हो जाएंगे। तो ये अब जो वो रिएक्शंस के साथ जो रेजिड्यू बचा उसमें वो एसिडिटी क्रिएट करेगा, वो है 80। इसका मतलब 100 kg यूरिया डालने से जो एसिडिटी प्रोड्यूस हो रही है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 80 kg कैल्शियम कार्बोनेट डालना पड़ेगा। तो इसका हाइड्रोलिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूरिया का अगर हम हाइड्रोलिसिस देखें
NH2 होल ट्वाइस CO प्लस वाटर, तो ये बनाएगा अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बोनेट बना देता है ये अमोनियम कार्बोनेट। और ये अमोनियम कार्बोनेट फिर देखिए, लेकिन यहां पे यूरिएज एंजाइम चाहिए। बिना यूरिएज एंजाइम के यूरिया का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। और ये यूरिएज एंजाइम यूनिवर्सल एंजाइम है, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरी अर्थ में पाया जाता है, चाहे वो सॉइल है, चाहे वो प्लांट है, बैक्टीरिया है, फंगस है, सभी में ये एंजाइम है। तो बिना यूरिएज के इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ये अनस्टेबल कंपाउंड है और ये अमोनियम बनाएगा और प्लस CO2 बनाएगा। अब ये अमोनियम आयन जो है सॉइल में आ गए, इस अमोनियम से क्या बनेगा, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होंगे, दूसरे प्रोसेस होंगे। तो इसका मतलब कि यूरिया को अप्लाई करने के बाद जो हमें मिलता है वो है अमोनियम, और बीच में क्या बनता है, अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बामेट से अमोनियम कार्बोनेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। ये एक न्यूट्रल है, लेकिन इसका जो रेजिड्यू है वो एसिडिक है, टोटल ओवरऑल इंपैक्ट एसिडिक आता है, तो इसका एसिड इक्विवेलेंट 80 है। तो ये मैंने आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज बताई, और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या क्या है। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो अपनी कंट्री का है, उसने इसके 3 स्पेसिफिकेशन दिए हैं यूरिया के, कि जो यूरिया फर्टिलाइजर उसमें 3 चीजें स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। एक तो उसमें मॉइस्चर जो है मैक्सिमम 1% होना चाहिए यूरिया में, नाइट्रोजन कंटेंट मिनिमम 46%, एंड बायूरेट कंटेंट नॉट मोर देन 1.5%। तो जनरली बायूरेट कंटेंट पूछा जाता है, तो FCO के अकॉर्डिंग बायूरेट कंटेंट लेस देन 1.5% है। तो जो FCO की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग यूरिया में मॉइस्चर, क्योंकि ये बहुत हाइग्रोस्कोपिक है, तो मॉइस्चर जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम 1% होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक है, बहुत जल्दी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे केक्स बन जाते हैं, लम्स बनते हैं, एग्लोमरेशन होता है। इसलिए जो प्रिलिंग की जाती है या ग्रेनुअल्स बनाए जाते हैं, उस समय इसमें फॉर्मेल्डिहाइड ऐड किया जाता है। तो इसको नोट कर लें, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसके केकिंग को प्रिवेंट करता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, इसके पार्टिकल्स की स्ट्रेंथ को, तो डस्ट कम बनती है। तो ये फॉर्मेल्डिहाइड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसकी केकिंग, मतलब लंप, मतलब बनना, मतलब जैसे मॉइस्चर मिलता है, कई सारे जो हैं यूरिया के दाने आपस में मिलकर के बड़ा कर लेते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं केकिंग या एग्लोमेरेशन, उसमें कई सारे पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं। तो पहला तो यह है मॉइस्चर कंटेंट का। दूसरा है जो नाइट्रोजन कंटेंट है, नाइट्रोजन कंटेंट मिनिमम 46% होना चाहिए, तो 46% नाइट्रोजन रहता है। थर्ड जो है वो है बाईयूरेट कंटेंट। बाईयूरेट कंटेंट जो है नॉट लेस देन, नॉट मोर देन, या हम कह सकते हैं मैक्सिमम 1.5%। बाईयूरेट क्या होता है कि जब यूरिया बनती है तो हाई टेम्परेचर पर यूरिया के 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं और उसमें से अमोनिया निकल जाती है, तो वो जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं बाईयूरेट। और ये बाईयूरेट बड़े टॉक्सिक होते हैं और यूरिया बनते समय प्रोड्यूस होते ही हैं। तो इसका अगर हम देख लें कैसे बनते हैं, ये N, ये H, ये यूरिया का फार्मूला है NH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2CO, NH2, दूसरा मॉलिक्यूल आया HNH, CONHH। तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं, एक यूरिया का मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है। तो इसमें क्या होगा कि जो ये NH3 है, ये NH3, ये H है नॉट N, ये यहां से मिल जाएगा, तो ये NH3 अलग बन जाएगा। तो क्या ये यहां, ये चेन फिर इससे जुड़ जाएगी, तो ये जुड़ के क्या बना लेगा HN, तो ये ऐसे रहेगा ही, फिर ये CO, और CO के बाद ये N आ जाएगा, ये सीरीज जुड़ जाएगी, CO आ गया, ये N, H ये आ गया, और इसका H मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, प्लस अमोनिया। तो ये जो मॉलिक्यूल बना, ये जो मॉलिक्यूल बना, ये क्या है, ये बाईयूरेट है।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बायूरेट बनता है, और ये टेम्परेचर जब करीब अबाउट 170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तब ये बायूरेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको बताई। तो सर यूरिया की सॉल्युबिलिटी बहुत हाई होती है, तुरंत जो है पानी में डिजॉल्व हो जाता है और तुरंत जो है अमोनिया बनता है, और अमोनियम जो है फिर नाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्रेट बनता है, नाइट्रेट की लीचिंग हो जाती है। तो इसके देखिए हाई सॉल्युबिलिटी होने का नुकसान हो जाता है, नाइट्रेट बनते ही लीच कर जाते हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस करने के लिए क्या कर देते हैं, इसका साइज बड़ा कर देते हैं। तो देखिए कोई चीज़ साइज बड़ा होता जाएगा उसका सरफेस एरिया कम होता जाएगा। ये फिजिकल चीज़ है कि अगर एक हम छोटी चीज़ लेंगे उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और उसी चीज़ को बढ़ा दें तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसलिए इसके साइज को बड़ा कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं यूरिया सुपर ग्रेन्युअल, यूरिया सुपर ग्रेन्युअल। तो इसमें जो साइज है करीब 5 मिलीमीटर तक बड़ा कर देते हैं, और वेट जो है एक जो ग्रेन्युअल का अबाउट 1 ग्राम तक हो सकता है। तो क्यों कर रहे हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी को कम करने के लिए, ताकि उसकी लीचिंग ना हो। दूसरा क्या है कि जब हम राइस फील्ड में यूरिया को डालते हैं तो अगर हम सरफेस पर डालेंगे तो वोलेटिलाइजेशन लॉस भी इसमें हो जाता है। और जब पानी से देखिए हम देखें कि अगर राइस फील्ड देखें पूरा पानी से भरा हुआ है ये फील्ड, लेकिन जो ऊपर की जो लेयर है ये ऑक्सीडाइज्ड होती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में है तो एयर का डिफ्यूजन होता रहता है। तो 5 to 10 मिलीमीटर जो है ऑक्सीडाइज जोन होती है। अगर यहाँ पे यूरिया पड़ेगी ऊपर की जोन में तो अमोनियम ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रेट बना देगा, नाइट्रेट की लीचिंग हो जाएगी, और जैसी लीचिंग होकर नीचे आएगा, यहाँ ऑक्सीजन है नहीं, पानी भरा हुआ है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, यूरिया का नीचे को हम डाल दें तो यहाँ क्या बनेगा, अमोनियम बनेंगे। अब यहाँ नीचे तो एयर है नहीं तो अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसलिए जो है उसका साइज बड़ा कर देते हैं, ताकि जब साइज बड़ा रहेगा वेट ज़्यादा होगा, नीचे चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं यूरिया सुपर ग्रेन्युअल। तो क्यों कम कर रहे हैं हम, इसके वोलेटिलाइजेशन को कम करने के लिए, डीनाइट्रिफिकेशन को कम करने के लिए। तो सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस किया जाता है। सॉल्युबिलिटी को और कैसे रिड्यूस करते हैं, उसके ऊपर सल्फर की कोटिंग कर देते हैं, सल्फर कोटेड यूरिया। उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम करना। या फॉर्मल्डिहाइड, उसके ऊपर हम कोटिंग कर देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड यूरिया। और मैंने फॉर्मल्डिहाइड का आपको बताया भी था कि उसका क्या यूज़ है, उसकी केकिंग को, उसको प्रिवेंट करने रोकने के लिए, उसके जो पैलेट्स हैं उनको आपस में चिपकने से रोकने के लिए। तो फॉर्मल्डिहाइड यूरिया। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई कि यूरिया सुपर ग्रेन्युअल क्या है, और क्यों हम यूरिया सुपर ग्रेन्युअल बनाते हैं, क्यों हम जो है राइस फील्ड में डीपर प्लेसमेंट क्यों करते हैं, ऊपर ऑक्सीडाइज जोन है, क्यों हम नाइट्रेट होने से बचाते हैं। हालांकि नाइट्रेट तो बेनिफिशियल है, प्लांट को एब्जॉर्व करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नाइट्रेट बहुत जल्दी टाइम में नहीं चाहिए। नाइट्रेट बनने चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, ताकि प्लांट उसको एब्जॉर्व करता रहे। अब प्लांट की नीड से अगर ज़्यादा बन जाएंगे नाइट्रेट तो लीच कर जाएंगे, तो नुकसान होगा। दूसरा पानी उसमें भरा हुआ है, डीनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। तो माइक्रोस नाइट्रेट की जो NO3 जो होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस जो ये होता है, इसकी ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, फिर ये NO2 बनती है, NO2 के बाद ये N2O बनती है, ये स्केप कर जाती है और नाइट्रोजन गैस स्केप कर जाती है। ये पूरा डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है। इसका मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, आप उसको देखें, डीनाइट्रिफिकेशन को, वोलेटिलाइजेशन को। तो इनको चेक करने के लिए ये इस तरह के सल्फर कोटेड यूरिया, फॉर्मल्डिहाइड यूरिया, यूरिया सुपर ग्रेन्युअल बनाए जाते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि यूरिया की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब यूरिया इतना पॉपुलर फर्टिलाइजर क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और पूछा जा सकता है, रीजनिंग में पूछा जा सकता है, असर्शन पूछा जा सकता है। तो देखिए जितने भी सॉलिड फर्टिलाइजर्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन परसेंटेज वाला यही फर्टिलाइजर है, 46%। और फर्टिलाइजर जो सॉलिड है उसमें नहीं है। एक्वस एनहाइड्रस अमोनिया है, 82% है, लेकिन वो सॉलिड नहीं है। तो सॉलिड फर्टिलाइजर में सबसे ज़्यादा यही है, इस कारण से। तो इसका मतलब पर यूनिट हमें इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मिलेगी। दूसरा, इसमें फायर के लिए आग लगने की सेंसिटिविटी कम है, एक्सप्लोजिव नहीं है, जैसे सोडियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव हो जाता है वैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोरोसिव नहीं है, आप जहाँ रखते हैं इक्विपमेंट्स के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करता है। ईजिली जो है हम इसको स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फेवरेबल आती है। तो इसका जो इकोनॉमिक्स है, जो खरीदने का जो कॉस्ट है फार्मर को सही पड़ता है। हालांकि गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी दे रही है, और लेकिन जो ओवरऑल अगर पर यूनिट नाइट्रोजन देखें तो फार्मर के लिए बेनिफिशियल है। उसे स्टोर करने में परेशानी नहीं, ग्रेन्यूल्स होते हैं तो उसको अप्लाई करने में कोई उसको परेशानी नहीं रहती है।
तो इस कारण से यूरिया सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अगर दूसरा फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो उनमें नाइट्रोजन कंटेंट कम रहता है। अमोनियम सल्फेट में 20% है, अमोनियम क्लोराइड में अगर दूसरा हम देखें कैन में देखें अबाउट 25 to 26% है, उनसे डबल जो है इसमें लगभग हो रहा है यूरिया में। तो जितना अमोनियम सल्फेट डालेंगे या अमोनियम क्लोराइड डालेंगे उससे डबल नाइट्रोजन यूरिया से मिल रही है। तो यही सब रीज़न है और इसी कारण से फार्मर इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी क्या है, खतरनाक होता है, डेंजरस है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन करता है, प्लांट्स को भी करता है, प्लांट्स में लॉजिंग हो जाती है, ससेप्टिबिलिटी हो जाती है डिसीज से, इंसेक्ट की। तो नाइट्रोजन साइकिल को का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है, उसको देखें तो और चीज़ें आपको अच्छी समझ में आएंगी। तो ये मैंने आपको यूरिया के बारे में बताया। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।